सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का विषय है शादी। कहते हैं कि शादी ऊपर वाला जोड़ियां बना देता है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन फिर भी कई सारी बाधाएं, कई सारी समस्याएं आती इस शादी में। कहते ये भी है कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। शादी को लेकर कई सारे भ्रम हैं और कई सारी गलत फहमियां भी है। इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमने फिर आमंत्रित किया है पंडित जी को, पंडित दिनेश शर्मा जी को। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि शादी के वक्त कई सारे बाधाएं आती है। हालांकि ये कहा गया है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है। ये बताइए, क्या जन्म कुंडली के माध्यम से जी शादी में विलंब या शादी में होने वाले विलंब को उसका उपचार या उपाय बताया जा सकता है? जी, सबसे पहले जन्म कुंडली के आधार के ऊपर एक ही तय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं कि जन्म कुंडली अगर सही ढंग से बनी है। बहुत बार जो पुराने, जैसे अभी 1980 के बाद में कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो कुंडली अगर सही ढंग से बनी हुई, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कुंडली सही बनी रहती है और बताने वाला ठीक ढंग से उसको समझा कर बता नहीं पाता है। एक ये गलती होती है। दूसरी होती है कि बताने वाला सही है लेकिन कुंडली अगर बराबर नहीं है तो भी उसके रिजल्ट नहीं आते। इसलिए बताने वाला भी अगर सही है और कुंडली भी सही है तो उसके रिजल्ट बराबर आते हैं। और जो आप जैसे विलंब की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी अपने को कुंडली के बनाते ही समझ पता चल जाती है। अब उस पे अगर अपन उपचार करें पहले से, लेकिन सबसे पहले दर्शक जानना चाहेंगे कि किन कारणों से विलंब होता है। हाँ जी, अगर जैसे जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के 12 भाव यानी 12 घर होते हैं जी। तो 12 घर में 7वां स्थान पति या पत्नी का माना गया है। पुत्र या पुत्री का विवाह करने के लिए जब उसके परिजन प्रयत्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो विलंब होता है, तो विलंब होने के कारण मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर जन्म कुंडली में 7वां स्थान पाप कर्तरी ग्रह से अगर पीड़ित है, पाप कर्तरी ये ज्योतिष की भाषा है, पाप कर्तरी का एक ये सही उदाहरण है कि एक तरफ में शनि बैठा हुआ है, समझ लो 5वें या 6वें स्थान में, और 7वें 8वें या 9वें स्थान में राहु बैठा है, और दोनों के बीच में वो कुंडली का 7वां स्थान अगर होता है तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। और पाप कर्तरी योग रहने की वजह से भी शादी के अंदर विलंब होता है। तो अक्सर ये स्थिति कितने सालों तक या कितने समय तक ये कुंडली साहब एक बार जो बन गई जन्म के समय में, 2 प्रकार की कुंडली बनती है। एक तो जन्म के समय जिस वक्त जो जितना जैसा व्यक्ति पैदा हुआ ठीक उसी प्रकार वो कुंडली बन जाती है, उसको बदलती नहीं है। हाँ, उसके गोचर के मुताबिक, ग्रह के मुताबिक बदलते हैं। वो गोचर की बात कर रहा हूँ कि अगर गोचर में कुछ परिवर्तन आए तो क्या ये हो सकता है? गोचर में परिवर्तन है, लेकिन जो एक बार कुंडली बनी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। अच्छे बुरे परिणाम मिलते हैं, लेकिन समझ लो गोचर में परिवर्तन आ रहा है। 7वें स्थान का स्वामी जो भी हो, अगर पता लगा कि 45 साल और 50 साल के बाद में उसका समय आएगा, तो 50 साल के बाद शादी करके विवाह करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ठीक समय पर किसी भी, अभी जैसे चालू हुआ 21 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में लड़की की शादी हो जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गोचर के हिसाब से नहीं, हम कुंडली के बच्चे के हिसाब से चलते हैं कि अगर उसका सही समय पे कानून प्रक्रिया को भी देखते हुए अगर 21 साल के बाद, 24 साल के बाद बच्चे या बच्ची की शादी अगर हो जाए तो परिजनों को एक राहत मिलती है। इसलिए अपने को कुंडली से इस बात की जानकारी पता चल जाती है कि इसमें विलंब होने वाला है। और जब कुंडली का अपने को पता चल गया है कि इसमें विलंब होने वाला है और उस परिजन को हमने अगर उपचार बता दिए और वो परिजन पहले से उपचार करना चालू कर दें, तो ये भी ऐसा देखा भी गया है कई मामलों में कि ठीक समय पर विवाह हो जाता है। जी, उपचार की बात कर रहे थे आप, तो किस किस्म के उपचार होते हैं? जैसे उपचार के अंदर 7वां स्थान अगर किसी का बिगड़ गया है और वहाँ पे गुरु है और गुरु की पाप ग्रह में अगर फंसा हुआ है और गुरु की राशि वहाँ पे फंसी हुई है, तो उसके आध्यात्मिक अगर उपचार करें और शादी में जैसे विवाह के तौर पे विवाह विलंब से होने वाला है ये अपने को पता चल जाता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि गणपति की आराधना की जाती है। अच्छा। कल मैं नागपुर से अपने 30 किलोमीटर पे एक आदासा करके गांव है, तो वहाँ पे गणपति, पुरातन कालीन गणपति का मंदिर है, तो उन्हें मराठी में लग्न जुड़ा गणपति कहते हैं।
तो जिस बच्चे या बच्ची की शादी में रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं, तो उसके परिजन जाके उस बच्ची को या उस बच्चों को ले जाके गणेश जी के दर्शन कराते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसे बच्चों के गणपति के दर्शन से भी विवाह जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन सवाल यह था कि जन्म कुंडली ठीक है, योग्य वर या वधु जो भी होने वाले हैं वो योग्य है, जी, शिक्षित है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी उनके शादी में समस्या आती है। समस्या किस कारण से? वो समस्या जैसे मंगल और शनि, लोगों ने मंगल और शनि दोनों ग्रहों को एक जैसा बदनाम करके रख दिया है, डरा कर रख दिया है, जबकि दोनों ग्रह अपनी अपनी जगह मजबूत और अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मंगल और शनि अगर एक जगह आ जाए सप्तम स्थान में, तो विवाह में विलंब हो जाता है। अकेला ग्रह कितना भी पाप ग्रह रहे, अकेला ग्रह शादी के अंदर विलंब नहीं कराता, जब तक उसको दूसरा साथी नहीं मिले। कॉम्बिनेशन शनि के साथ अगर समझ लो मंगल आ जाए तो शादी लेट होगी, शनि के साथ रवि आ जाए तो शादी लेट होगी, शनि के साथ गुरु हो जाए तो शादी लेट होगी। लेकिन इसको बोलते हैं बेजोड़ विवाह। बेजोड़ का मतलब कि एक तो 10 साल लड़की से 10 साल लड़का बड़ा मिलेगा, या फिर लड़की से 1-2 साल लड़का छोटा मिलेगा। ऐसे भी विवाह होते हैं। या लड़के की वो हाइट रहेगी 5 फुट और लड़की रहेगी 5.5 फुट की, या लड़का रहेगा 5.5 फुट का और लड़की एकदम से 4 फुट की या 5 फुट की। इसको बोलते हैं बेजोड़ विवाह। उम्र में अंतर, हाइट में अंतर, ये बेजोड़ विवाह में आ जाता है। अच्छा जी। पंडित जी, ये आपने जो बताई है, इसके साथ साथ एक और सवाल ये भी मन में उठता है जी, कि कई बार लड़की वालों को देखने आते हैं, लड़के वाले पसंद कर लिया जी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें हो जाती है, बाद में वो वापस जाने का कहते हैं कि नहीं, हमें लड़की पसंद नहीं। तो इन्हें पहले सब मंजूर हो जाता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं इसको तोड़ दिया जाता है। हाँ। वो ये किन कारणों से होता है? ये तो एक तो वो ग्रहों की वजह से होता है, और दूसरा इसमें एक चीज होती है कि जिस स्थान में लड़का लड़की देखने का स्थान रहता है, वो स्थान बराबर नहीं रहता, जिसको वास्तु दोष बोल सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज और एक आती है कि लड़के या लड़की की कुंडली में एक नवतारा चक्र है, तो नवतारा चक्र से ये भी देखा जाता है कि जैसे लड़की का जिस दिन वध नक्षत्र है और उस दिन अगर लड़का उसको देखने आ रहा है, लड़की कितनी भी खूबसूरत रहेगी, लड़का को लड़की कितनी भी पसंद आ जाएगी, लेकिन लड़की का वध नक्षत्र है, इसलिए शादी नहीं जुड़ेगी। क्या होता है वध नक्षत्र? क्या वध, ये नवतारा जो 27 नक्षत्र हैं, हाँ। तो 27 नक्षत्रों के अंदर 6 नक्षत्र यानी 9 नक्षत्र ऐसे रहते हैं जन्म से, अपने जन्म से, कि 3 नक्षत्र विपत्त के माने जाते हैं, जो अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। 3 नक्षत्र विपत्त के माने गए हैं, 3 शत्रु के माने गए हैं और 3 वध के माने गए। वध है ना मृत्यु, और मृत्यु के नक्षत्र के समय अगर लड़की को अगर लड़का देखने आता है, क्योंकि आमतौर पर 99%, 99%, 100% परिजनों को ये मालूम नहीं रहता कि मेरी लड़की का आज वध नक्षत्र है और आज ही लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तो वध नक्षत्र को अगर टालकर वही लड़कियों को आप दूसरे दिन दिखाइए, शादी पक्की हो जाएगी। तो कुंडली का ये करते समय माँ बाप ने ज्योतिष से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि हमने लड़के को लड़की दिखाने के लिए बुलाया है, तो कौन से दिन बुलाना। तो हम ये देख लेंगे कि लड़के का कौन सा लाभ नक्षत्र कौन सा है, मित्र नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र में अगर आप बरोबर बुलाएंगे तो शादी जुड़ जाएगी। नक्षत्र भी एक कारण, एंगेजमेंट के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप वो नक्षत्र के हिसाब से आप उनको दावत दीजिए। दूसरी चीज हो जाती है शादी के अंदर रुकावट वगैरह जो बार बार आती है, तो एक तो वास्तु का कारण हुआ, दूसरा नक्षत्र का कारण हुआ, तीसरा कुंडली की वजह से भी है ना, गोचर की स्थिति वो आई नहीं है। चौथी चीज ये हो जाती है, समाज के अंदर 2 प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, यानी शादी जुड़ाने वाले अगर 5% रहेंगे तो शादी तोड़ने वाले भी अपने समाज में मौजूद हैं, जिसको छुपे अपन शत्रु बोल सकते हैं। लोग धीरे से कुछ भी ऐसा भ्रम फैला दी जिसकी वजह से विवाह में लड़की अच्छी हो रहने के बाद रिश्ता नहीं जम पाता। अब मेरे पास में कई लोग आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं कीजिए, लेकिन सबसे पहले अगर आपकी लड़की अगर आपको सही में ब्याहना है तो आप 45 दिन के लिए नॉन वेज और दारू बंद कर दीजिए, और लड़की दिखाने की जिस दिन भी दिखने के लिए आते हैं उस दिन अपने घर के चौखट के ऊपर हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियां लिखकर, रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियां लिखकर उस कागज में दरवाजे में बांध दीजिए। आप देखेंगे कि लड़की का रिश्ता हो गया। हनुमान चालीसा के अंदर वो शक्ति है, वो एनर्जी है साहब, बशर्ते विश्वास करने की बात है, उसमें मिलता ही फायदा।
एक तो हो गया नक्षत्र, आपने जैसे जी। कहा, फिर जन्म कुंडली की बात की, फिर ग्रहों की बात की आपने। जी। क्या इन तीनों के अलावा और भी कोई बाधाएं हैं जिस वजह से शादी में रुकावट आती है, जैसे रीति रिवाज, दहेज, ये भी तो फैक्टर? हाँ जी। दूसरी चीज क्या होता है कि लड़की कितनी भी अच्छी रहे, हाँ। और लड़का पक्ष, जैसे लड़के ने पढ़ाया लिखा डॉक्टर वगैरह हो गया, अब उसके समकक्ष अगर नहीं मिलने की वजह से उन लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे लड़का भी MBBS है, हमको लड़की MBBS चलेगी, एक वो कारण हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे दहेज की मांग रहती है, आर्थिक स्थिति का ही रहता है, और कुछ भी करो साहब, कितना भी कानून बने दहेज के लिए, लेकिन दहेज देना लोगों को दुख होता है, लेने में बड़ा सुख होता है। जैसे रिश्वत की बात है, रिश्वत देते समय दुख होता है, लेते समय दुख नहीं होता है। ये छुपी बातें हैं, लोग स्टेज पे कुछ भी बोले, लेकिन सच अपने अपने जगह सब अपने हिसाब से करते रहते हैं। ये सभी लोगों के ऊपर बात लागू नहीं होती। कुछ लोग समाज में बहुत अच्छे भी हैं और कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, ये सब लोगों में। लेकिन कुछ लोगों का जो मैंने बताया ऐसा होता है। तो जो दहेज के जो लोग रहते हैं, दहेज की वजह से भी इनकार कर देते हैं, उनकी रुकावट आती है। रुकावट आती है। तो ये भी क्या ग्रहों से जुड़ा है? ग्रहों से जुड़ा है। और सही माने में कि जब तक वो लड़की के 2-3 रोज, जिस दिन लड़के की और जिस लड़के के साथ शादी होने वाली है, अचानक ही 1 घंटे में लड़का आएगा, लड़की पसंद करेगा और बोलेंगे कि ठीक है हमारे को बिल्कुल बाहर जाना है, आप शादी की तैयारी कीजिए, जो है वैसा हम रिसेप्शन कर लेंगे। इसको बोलते हैं नैसर्गिक योग। जैसे शगुन के तौर के ऊपर आम धारणा है कि हम घर से निकलते समय हमारे सामने से कोई महिला अगर पानी का घड़ा भर के अगर लेके आती है, उसको बोलते हैं नैसर्गिक शगुन बोलते हैं। लेकिन हम बाहर जा रहे हैं और किसी बच्ची को बोले कि बेटा तू पानी लेके खड़े हो जा, वो आर्टिफिशियल शगुन हो गया। नैसर्गिक निसर्ग की तरफ से आने वाला संकेत, और निसर्ग की तरफ से आने वाला संकेत भी विवाह जल्द से जल्द। कई बार ये भी देखा है कि बारिश हो जाती है उस समय। जी जी जी, तो वो भी एक शुभ माना जाता है। जी 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 जी। पंडित जी ये बताइए, जैसे लड़की की जन्म कुंडली है, जी। तो जन्म कुंडली के आधार पर क्या ये बताया जा सकता है कि इसको किस किस्म का वर मिलेगा? जी। ये जैसे से अपनी जो राशि है, हाँ। और जो ग्रह हैं, अब समझ लो लड़की की कुंडली में 7वें स्थान में अगर सूर्य से संबंधित राशि आ जाए, सूर्य की राशि है सिंह राशि, तो ऐसी लड़की को प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले लड़के से उसका विवाह होता है। वहां पे सूर्य के बाद में समझ लो चंद्र आ जाए, तो जनसंपर्क में रहने वाले व्यक्ति के साथ उसकी विवाह होता है। बुध आ जाए तो ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़े लिखे या टीचर के साथ उसकी विवाह होगा। गुरु आ जाए तो धार्मिक तौर के ऊपर लोगों को गाइडेंस करने वाला, बैंक वाला या बैंक में या ट्रेजरी में जिससे धन का संबंध जिसका आ रहा है, उससे उसका विवाह होता है। शुक्र आ जाए तो भले वो दारू नहीं पिए, लेकिन दारू डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है। या भी ऐसा भी होता है, लड़की पढ़ी लिखी है, उसकी एक आधी आर्टिस्ट के साथ शादी, कलाकार के साथ हो जाती है। शनि आ जाता है, तो शनि आने की वजह से जो बेजोड़ मैंने बताया, बेजोड़ विवाह की नौबत आती है। और शनि की राशि या शनि वहां पे आने से विवाह के अंदर विलंब होता है। लेकिन इसमें और एक बात है, उस शनि की राशि रहने पे उस स्थान पे पाप ग्रहों की भी अगर दृष्टि पड़ती है, तो ये बातें वहां पे आती है। जी। आपकी बातों से एक फिल्मी गाना याद आ गया मुझे, जिसकी बीवी मोटी है उसका भी बड़ा नाम जी, है, जी, जिसकी जी, बीवी लंबी है, पतली है, जी, जी। गोरी है, नाटी है, अनेक किस्म की बीवियां है। लेकिन क्या जैसे आपने लड़की को लेकर बताया जन्म कुंडली, तो क्या जन्म कुंडली के आधार पर बताया जा सकता है कि किस वर को किस किस्म की वधु मिलेगी? हाँ जी। जैसी राशि रहेगी, हाँ। जैसे अब समझ लो वहां मेष राशि आ गई, तो ऐसी लड़की अच्छी गोरी रहेगी, गुस्से के तेज रहेगी। वृषभ राशि अगर आई तो शुक्र की राशि रहेगी, उसको आर्ट में जा रहेंगे, कपड़े ज्यादा पसंद रहेंगे। मिथुन राशि की अगर मिथुन राशि अगर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मिथुन राशि संबंधित यानी बुध से संबंधित, बुध के जैसे विचार करने वाली, पढ़ाई करने वाली। कर्क राशि अगर आ जाए तो कर्क राशि वाली यानी जनसंपर्क में 4 लोगों में बैठने उठने वाली मिलेगी। सिंह राशि आ जाए, गुस्से की तेज मिलेगी लेकिन खूबसूरत मिलेगी। कन्या आ जाए तो डिसीजन पावर नहीं रहेगा, गोल चेहरा रहेगा, गोरी रहेगी। अगर तुला आ जाए तो सांवली रहेगी लेकिन चेहरे के फिगर अच्छे रहेंगे। वृश्चिक का ज्यादा बहुत खूबसूरत रहेगी, लेकिन वो मेडिकल से जुड़ी रहेगी, या ये जो किसी यानी जो स्वास्थ्य से, और या फिर प्रशासनिक से, या फिर जिसको बोलते हैं रिसर्च से जुड़ी रहेगी। समझ लो अगर धनु राशि आ जाए तो प्रवचन करने वाले लोगों को, टीचर पढ़ाने वाली, बच्चों को प्रवचन है स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर। समझ लो अगर मकर राशि आ जाए तो नौकरी वाली मिलेगी। कुंभ राशि आ जाए तो नौकरी वाली मिलेगी।
और अगर मीन राशि की अगर मिले तो वो भी धर्म का कारण करने वाली, यानी पढ़ाने वाली, लोगों के यानी ज्ञान देने वाली ऐसे मिलेगी। ये अपने को राशि के वर्णन से अपने को पता चल जाता है। जी जी। पंडित जी ये बताइए कि जैसे शादी जुड़ते समय जन्म कुंडली तो मिलाते ही, लेकिन कहते हैं कि गुण परीक्षण। जी। तो जैसे गुण परीक्षण में इतने गुण मिलने चाहिए, इतने गुण मिलने चाहिए, और नहीं हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या गुण परीक्षण क्या है और कितने गुण मिलने चाहिए मिनिमम? गुण परीक्षण का जो आधार पहले से जो लेके चल रहे हैं, यहाँ पे साहब दो चीजें हो जाती हैं। गुण परीक्षण के अंदर के 36 गुणों में से 18 गुण अगर मिल जाते हैं तो हाँ 50%, तो विवाह कर देते हैं। समाज के अंदर ये है। और एक पंचांग के अंदर एक चार्ट आता है, तो चार्ट वाले जो बेचारे लोग जो जाते हैं कि शादी जुड़ाने वाले लोग, तो पंडित के पास जाते हैं, हमारी लड़की का ये पत्रिका मिला दो। तो पत्रिका मिलाने के बाद 18 गुण मिल जाते हैं, 19 गुण मिल जाते हैं, 20 गुण मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल में उन लोग नहीं जाते। और ऐसे में गुण मिलने की खुशी में एकदम से वो शादी कर देते हैं। आगे तक ये प्रॉब्लम इसलिए आता है साहब कि अगर समझ लो उस बच्ची को नाड़ी दोष अगर आया, दोनों की अगर नाड़ी एक आई, तो फिर उनको तकलीफ आएगी। आम दर्शकों के लिए आप जरा संक्षिप्त बताएंगे कि नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी का मतलब हमारे शरीर के हर व्यक्ति के शरीर में 3 नाड़ियां काम करती हैं अलग अलग, जैसे मध्य, अंत्य और आद्य। और इनका संबंध हमारे जैसे भगवान शिव से आता है, और शिव के साथ साथ गंगा, जमुना, सरस्वती से आता है। ये नाड़ी नदियों का काम करती हैं। तो जैसे एक गंगा प्रवाह, तो सवेरे के टाइम में हमको अगर पता करना है कि नाड़ी, जैसे नाड़ी का यह है, तो गंगा नाड़ी कब चालू है? सुबह। यानी गंगा का काम है गंदगी को साफ करना है। तो सुबह के समय हम जब नित्य कर्म वगैरह करते तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी गंगा नाड़ी चालू है। हमको 9-10 बजे 11 बजे जब भूख लगती है, उस समय ये समझ लेना चाहिए कि यमुना नाड़ी शुरुआत हो चुकी है। और पेट भरने के बाद में फिर ज्ञान की बात जब आती है, पढ़ाई लिखाई की, तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि सरस्वती नाड़ी चालू है। तो ये नाड़ियों का संबंध भी उससे आता है। जैसे आद्य से आद्य की नहीं मिलना चाहिए, नाड़ी में परिवर्तन होना चाहिए। आद्य और अंत, मध्य और आद्य। जैसे आद्य का विवाह आद्य से न करें, मध्य का मध्य से न करें, मतलब और अंत से भिन्न भिन्न जी। ये नाड़ी दोष की वजह से भी होता है। दूसरा उसमें कि 18 गुण मिल रहे हैं, लेकिन ग्रह वैसा एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी बारीक से देखना है। 18 गुण तो मिल रहे हैं, लेकिन समझ लो मंगल है, और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को दिल नहीं होता, वहां पे सिर्फ काम करता है कंप्यूटर, और वो बता देता है कि हाँ तुम्हारे गुण मिलते हैं और तुम शादी कर सकते हो। लेकिन ये धोखा नहीं होना चाहिए। अगर समझ लो मंगल का कहीं पे अगर प्रभाव आ रहा है, तो मंगल का तत्व परीक्षण कर लेना चाहिए। बहुत बार ये मंगल के बारे में एक भ्रम पहना दिया गया है कि मंगली लड़के के लिए मंगली लड़का चाहिए, और उसमें अच्छे अच्छे जो जोड़ियां हैं वो नहीं मिल पाती, जबकि मंगल ग्रह है वो अग्नि तत्व का है। और अगर समझ लो लड़की का जो नक्षत्र है वो भी अगर अग्नि तत्व का है, तो मत कीजिए शादी। लेकिन लड़के का नक्षत्र जो है अग्नि तत्व का है और लड़की का पृथ्वी तत्व का है, तो कर दीजिए कि अग्नि को शांत करने की शक्ति पृथ्वी में है, अग्नि को बुझाने की क्षमता पानी में है। जल तत्व की लड़की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर भाप भी उठेगी। और वायु तत्व, लड़के का नक्षत्र समझ लो अग्नि तत्व का है और लड़की का वायु तत्व का है, तो जहां लड़की से ने थोड़ा सा बात भी की, तो लड़के को एकदम से गुस्सा आएगा, क्योंकि वायु अग्नि को भड़काने का काम करती है। इसलिए मंगल का भी परीक्षण करते समय जो तत्व परीक्षण ज्यादा बेहतर होता है। और ये पंडित लोग करते नहीं है। मुझे दुख इस बात का है। सभी पंडितों पे, ज्योतिष पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जो अधिकांश लोग पढ़ाई करने में उनको ये होता है, और कैसे भी अपना ये करते हैं, लेकिन उसका आने वाले समय में बच्चों के ऊपर परिणाम पड़ता है, और उसका परिणाम फिर पंडित को भी भोगना पड़ता है। अगर तुमने गलत ढंग से शादी जुड़ा दी और बच्चों का लाइफ अगर खराब हुआ, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से तुमको उसका गुनेगार हो। जी। तो कंप्यूटराइज्ड जन्म कुंडली पर इतना विश्वास न करते हुए किसी तज्ञ के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाकर इसके बारे में विचार विमर्श करना जरूरी है। जरा बताइए, जैसे कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन के जो पुत्र है अभिषेक बच्चन जी, उनकी शादी ऐश्वर्या राय से हुई है जी। उनमें भी ये कुछ बातें हुई थी, मांगलिक है वगैरह। तो मंगल ग्रह का किस किस्म का असर पड़ता है, और क्या इन्होंने कहा जैसे हमने पूजा पाठ करा लिया उसके बाद शादी कर रहे तो शांति है घर में, तो ये कहाँ तक सत्य है?
साहब ये ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों के घर में जो बड़े पंडित रहते हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। हाँ। सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, बड़ा दुकान फेंकती पकवान। हाँ। अगर अभिषेक बच्चन हाँ। और ऐश्वर्या बच्चन दोनों अपने जगह अच्छे हैं, अगर दोनों में से किसी की कुंडली में भी 12वें स्थान का अगर मंगल आ जाता तो कितनी भी लाख पूजा पाठ करा लो, इनको तकलीफ आती थी। अब पहले स्थान का, 7वें स्थान का, 8वें स्थान का, दूसरे स्थान का मंगल आया है और पंडित ने बोले अरे तो शादी नहीं जमती है। अब बड़े बड़े लोगों को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, वो उठा पूजा करने में भिड़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। जो घटनाएं घटने वाली है, अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या से होनी थी, वो हुई, हमने देखा, सबने देखा, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन पंडितों ने जो बता दिया, मंगल का भय बता दिया, इसलिए बनारस में जाके पूजा पाठ हुई, बात अलग है। लेकिन मंगल तो अपना काम करेगा। मंगल के प्रति लोगों ने गलतफहमी, मंगल हर व्यक्ति के शरीर में मंगल की चीजें होनी चाहिए। मंगल का संबंध रक्त से आता है साहब। अगर हमारे शरीर में रक्त नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ नहीं रहेगा, हिम्मत नहीं रहेगी। देखिए ड्राइवर लोग, बहुत से लोग के पास ड्राइवर लोग, उनका मंगल प्रभावित रहते हैं, वो गाड़ी अच्छी चलाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी देखे, पैसा रहता, गाड़ी रहती है, लेकिन गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती। जाहिर है कि उनका मंगल कमजोर है, इसलिए गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। ये चीजें होती है। सेना और पुलिस से जो प्रभावित, केवल मंगल को दोष न देते हुए बाकी हम तत्वों पर हमने विचार करना चाहिए। लेकिन जैसे मंगल ग्रह के साथ साथ ये भी देखा गया कि शनि ग्रह को भी एक बाधक माना गया है जी। तो इसमें क्या सच्चाई है? शनि के बारे में ये है कि शनि सबसे पूरे ग्रहों में सबसे धीरे चलने वाले, उसकी गति बहुत आराम से है। और शनि जो है, तो शनि का जो प्रभाव वायु तत्व का ग्रह है, तो शनि के साथ साथ अगर दूसरा पाप ग्रह भी वो 7वें स्थान से जुड़ जाए तो शादी में विलंब होता है। जी। क्या शनि ग्रह और मंगल ग्रह के अलावा और कोई ग्रह है जो ये शादी में बाधक या रुकावटें पैदा कर सकते हैं? शुक्र है, शुक्र अगर नीच का हो जाए, कन्या राशि का अगर शुक्र हो जाए तो भी शादी के अंदर बाधा निर्माण हो जाती है। नेपच्यून, शनि और राहु की युति हो जाए तो भी शादी में, नेपच्यून जो है अचानक कोई चीजें कराता है, दुख का कारक है वो। अचानक अगर शनि, राहु और नेपच्यून ये तीनों की युति हो जाए तो भी शादी के अंदर बाधा होती है। शनि 5वें स्थान में है और 7वें स्थान में दृष्टि डाल रहा है, शादी होगी लेकिन लेट होगी, लेकिन बेजोड़ होगी। मैंने जो बताया ना, 5वें स्थान का शनि भी शादी में ये करेंगे, कम से कम 10 से 12 साल से बड़ा लड़का मिलेगा। या फिर लड़की अगर बड़ी है तो उससे, उस लड़की से 1-2 साल लड़का छोटा मिलेगा। बेजोड़ विवाह का परिभाषा ही हुआ है। तभी आपने बताया कि जैसे शादियां जुड़ती है, कभी होती, कभी लेट होती है, कभी बेजोड़ शादियां होती जी। लेकिन ऐसे भी देखे कि जिंदगी भर कहीं कुंवारे रह जाते हैं जी। तो क्या कारण हो सकता है, ये क्यों कुंवारे रह जाते हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। जन्म के समय एक स्तंभी ग्रह होता है। स्तंभी यानी जैसे पैदा हुआ वो रुका हुआ है, उसी टाइम उस बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे जन्म के समय, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि स्तंभी ग्रह जो होता है उसकी गति, जैसे शुक्र है और उसका उस समय वो स्तंभी है। सूर्य, चंद्र और राहु और केतु ये कभी स्तंभी नहीं होते। राहु और केतु सिर्फ तिल संक्रांति के सामने सीधा चलते हैं, स्तंभी नहीं होते हैं। नहीं तो राहु और केतु उल्टा चलने का काम करते हैं। और सूर्य और चंद्र कभी स्तंभ रुकते नहीं है। सूर्य चंद्र अगर रुक जाएगा तो एकदम से प्रकृति का सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन गुरु, शुक्र, शनि और मंगल ये जो ग्रह हैं, इनमें से 7वें स्थान से संबंधित ग्रह अगर जन्म के समय स्तंभी हो जाए तो वो कितना भी कोशिश करो, उसकी जीवन भर उसकी शादी नहीं होती। तो कुंडली के परीक्षण के अंदर हमने उसकी डिग्री और स्तंभी का भी अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जी। चलते चलते एक सवाल आखिरी का, इन सब के लिए कोई उपाय, उपचार इन किस्म की समस्याओं की? अगर जिन बच्चों की शादी अगर लेट हो रही है तो उसलिए सबसे पहले उन्हें 2 काम करना चाहिए कि 21 दिन तक बबूल के झाड़ के नीचे नित्य नियम से पानी रखें और दही भात चढ़ाएं और रोज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें, इससे शीघ्र विवाह हो जाएगा। पंडित जी, एक सवाल और रहेगा कि आपने इतनी सारी ज्ञानपूर्ण बातें की जी हमें, तो क्या इसके पीछे आपके कोई प्रेरणा स्रोत है? जी जी जी, कि ज्योतिष का जो ज्ञान मुझे पहले दिलचस्पी थी, सिर्फ दिलचस्पी होना नहीं होता है, उसके लिए कोई गाइडेंस की जरूरत होती है। जहां तक मेरी जानकारी के अंदर
मैं ऐसे गुरु का चेला हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था, लिख के भेजा था कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2012 में लिख के भेज दिया था। आपके गुरु ने? गुरु, उनका नाम है प्रभाकर रत्नाकर हरकरे। पेशे से किसान थे, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी माल गुजार लोगों ने खेती छीन ली और उन्होंने बेचारों ने ज्योतिष पढ़ना सीखा और उन्होंने मुझे सब कुछ पढ़ाया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज के तारीख में महाराष्ट्र में सिर्फ एक अच्छे ज्योतिष हैं 80 साल के, श्री रारा भट्ट। और दूसरे विदर्भ का गौरव बोलना चाहिए कि प्रभाकर रत्नाकर हरकरे गुरु जी ये बहुत ही ज्ञानी गुरु, उनसे मैं ट्यूशन लेता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है कि अपनी राय जरूर लिखिए इस कार्यक्रम के बारे में। हमारा पता है यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 12 माइलस्टोन बिल्डिंग, रामदास पेट, नागपुर। अगले सप्ताह हम फिर किसी एक विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।